इस एडवेंचर से भरी कहानी की शुरुआत होती है ट्रेवर नाम के एक वैज्ञानिक को दिखाते हुए, जिसने कि हेलबॉय नाम के एक बच्चे को गोद ले लिया था। हेलबॉय तो इस समय सिर्फ 10 साल का होता है, लेकिन उसके अंदर अभी से काफी सारी एबिलिटीज थी। यहाँ पर हेलबॉय अब अपने फादर ट्रेवर से कुछ कहानियां सुनाने के लिए कह रहा था। ट्रेवर तो अब अपने बेटे यानी कि हेलबॉय को एक पुराने जमाने की कहानी सुनाते हैं। दरअसल ये एक एंशिएंट समय की कहानी है, जब इंसानों और मैजिकल क्रिएचर्स के बीच घमासान लड़ाई हो रही थी। हालांकि मैजिकल क्रिएचर्स की संख्या काफी ज्यादा होती है, लेकिन इंसान भी कम नहीं थे। पृथ्वी के सारे इंसान एकजुट हो चुके थे, जिससे कि उनकी संख्या और तादाद बढ़ने लगी और वो एक साथ मिलकर उन मैजिकल क्रिएचर्स के ऊपर टूट पड़े। देखते ही देखते मैजिकल क्रिएचर्स तो मारे जाते हैं, लेकिन अभी भी इंसानों को डर था कि उनके ऊपर आगे चलकर ऐसी कोई घटनाएं ना घटे। इसीलिए इंसान एल्फ्स के पास जाकर उनसे हाथ मिला लेते हैं, जिनके पास पहले से मैजिकल शक्तियां थीं। जिसके बाद एल्फ के राजा ने मिलकर अपनी शक्तियों की मदद से एक गोल्डन आर्मी बनाई, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकतवर सोल्जर्स मौजूद होते थे, जिन्हें हराना एकदम से नामुमकिन था। राजा ने इस तरीके से गोल्डन आर्मी के सोल्जर्स को बनाया होता है कि जिनके पास मैजिकल क्राउन होगा, उसी की बात ये सारे सोल्जर्स माना करेंगे। हालांकि राजा ने तो ये बना दिया था, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनके बनाए गए सोल्जर्स इंसानों को मारने लगेंगे। इसीलिए उन्हें ये प्लान ड्रॉप करना पड़ा और वो इंसानों को उनकी जमीन और पूरी सत्ता हाथ में देकर अपनी गोल्डन आर्मी को दूर कहीं फॉरेस्ट के अंदर छुपा देते हैं। साथ ही साथ उन सोल्जर्स को कंट्रोल करने वाला जो गोल्डन क्राउन था, उसके 3 टुकड़े करके एक टुकड़ा इंसानों को दे दिया गया और 2 टुकड़ा एल्फ के राजा अपने पास ही रखते हैं। जिसके बाद उस क्राउन का क्या हुआ हमें पता ही नहीं चला। हालांकि राजा का बेटा, जिसका नाम निवाडा होता है, वो अपने फादर के इस डिसीजन से खुश नहीं था। उसे खुद गोल्डन आर्मी चाहिए थी और जिसके लिए उसे सबसे पहले गोल्डन क्राउन ढूंढना होगा। हमें अब यहाँ पर प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जो कई सालों बाद का समय था। निवाडा, जो कि राजा का बेटा होता है, वो अब रियलिटी में प्रेजेंट वाली दुनिया में आ गया, क्योंकि उसे गोल्डन क्राउन के टुकड़े ढूंढने थे, जो एक टुकड़ा इंसानों के बीच में मौजूद था। अब यहाँ निवाडा को पता चलता है कि एक जगह पर एंशिएंट चीजों की बोली लग रही है और शायद उसे लग रहा था कि वो टुकड़ा वहीं पर मौजूद होगा। इसीलिए निवाडा अपने कुछ खतरनाक साथियों के साथ उस बोली वाली जगह पर चला गया और चारों तरफ तबाही मचाने लगा। पर थोड़ी ही देर बाद हमें हेलबॉय दिखाया जाता है, जो पहले से बड़ा हो चुका था। टीम होती है जो इसी खतरनाक चीजों से लोगों को बचाने का काम किया करती थी, लेकिन ये चीजें एकदम सीक्रेटली होती हैं। हेलबॉय और उसकी पूरी टीम के बारे में किसी को नहीं अंदाजा था और ना ही वो किसी को बताने की कोशिश करते। हेलबॉय की टीम में तो लिज नाम की एक लेडी मौजूद थी, जो एक्चुअली में हेलबॉय की गर्लफ्रेंड होती है। लिज के पास फायर्स की पावर थी। वो अपने पूरी बॉडी को फायर में कन्वर्ट करके उसे कंट्रोल करती और किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन को चकमा देकर उसे मार देती। उनके टीम में तो एक आई रोबोट भी होता है, जो काफी ज्यादा एडवांस था। हेलबॉय तो अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह पर पहुंचकर धमाके हुई चीजों को अच्छी तरीके से देख रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ऐसा कौन सा दुश्मन आ गया। वहाँ जांच पड़ताल करते समय अचानक छोटी छोटी टूथ फेरीज आ गई थी, जो उन सारे लोगों के ऊपर हमला करने लगी। भले ही हेलबॉय बहुत ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है, लेकिन ये टूथ फेरीज बहुत ही छोटी थी और किसी के भी नाक में दम कर देती। हालांकि यहाँ पर लिज अपने फायर की पावर से सभी को जलाने लगी, पर अब यहाँ हेलबॉय बहुत ही ज्यादा परेशान होकर गलती से खिड़कियों से नीचे गिर जाता है और उसी जगह पर इतने सारे मीडिया वाले आए थे, जो इस इंसिडेंट को कवर कर रहे होते हैं। अब हेलबॉय के सभी को दिख जाने के कारण यहाँ सारी मीडिया वालों को पता चल गया कि हेलबॉय और उसकी टीम क्या करती है। यानी कि हेलबॉय और उसकी टीम का राज, जो इतने सालों से लोगों से छुपा हुआ था, वो आज जाकर रिवील हो रहा है और अब उनकी टीम बिल्कुल भी छुप नहीं सकती। यानी उन्हें अपना काम कानून के दायरे में रहकर करना होगा। हमें अब यहाँ पर निवाडा दिखाया गया, जो अपने फादर यानी कि राजा की दुनिया में आ जाता है। यहाँ निवाडा अपने फादर से कहने लगा कि मुझे उस गोल्डन क्राउन के बाकी 2 टुकड़े लेकर आकर दो, क्योंकि एक टुकड़ा तो पहले से ही निवाडा के पास होता है, जो शायद उसने इंसानों से चुरा लिया था। और अब यहाँ निवाडा अपने फादर को ये धमकी देने लगा कि मुझे जल्द से जल्द वो सारे क्राउन के टुकड़े दे दो, मुझे गोल्डन आर्मी को आजाद करके उसे कंट्रोल करना है। लेकिन यहाँ राजा अपने बेटे को साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अंजाम पता था कि अगर ये गोल्डन क्राउन जिसके पास होगा, वो गोल्डन आर्मी को जिंदा करके कितनी तबाही मचा सकता है। यहाँ राजा को पहले से पता था कि गोल्डन आर्मी अगर जिंदा हो गई तो वो इंसानों को खत्म कर देगी। इसीलिए राजा ने अपने बेटे निवाडा को कहा कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते और ना ही मैं तुम्हें करने दूंगा। निवाडा यहाँ पर अपने फादर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि इंसान बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हैं, उन्हें जो जिंदगी मिली है वो इसकी वैल्यू ही नहीं करते, और अगर हमने देर कर दी तो वो हमसे पहले वो क्राउन हासिल कर लेंगे और उन सारे गोल्डन आर्मी को अपने कब्जे में कर हम पर ही हमला करेंगे। लेकिन राजा अपने बातों पे क्लियर थे, उन्हें किसी भी टाइप की खतरनाक चीजें करना बिल्कुल पसंद
पसंद नहीं था। यहाँ तक कि निवाडा की जो बहन होती है जिसका नाम स्टेसी था, वो भी अपने फादर के पक्ष में थी, यानी कि निवाडा के अगेंस्ट में होती है। निवाडा यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो गया, इसीलिए उसने अपने फादर और उनके सैनिकों पर हमला करने लगा। निवाडा को इतनी ज्यादा बदले की भावना जग जाती है कि उसने अपने फादर को ही घायल करके उनसे क्राउन का एक छोटा हिस्सा ले लिया। अब यहाँ निवाडा के पास 2 हिस्से थे, लेकिन अभी भी तीसरा हिस्सा बाकी था जिसे कि वो चारों तरफ ढूंढने लगा। पर वो हिस्सा और कहीं नहीं बल्कि निवाडा की बहन स्टेसी के पास होता है। स्टेसी को पता था कि क्राउन का ये तीसरा हिस्सा मुसीबत में है, इसीलिए वो अपने भाई से बचते हुए वहां से कहीं दूर निकल गई। अब हमें यहाँ हेल बॉय और उसकी पूरी टीम को दिखाया जाता है। उसका एक सीनियर हेल बॉय के पास आकर कहने लगा कि अब तुम्हारी टीम में एक और मेंबर शामिल हो जाएगा। इसका नाम क्राउस होता है, जो एआई इंटेलिजेंस और कई सारी टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करके बनाया गया था, जो शायद हेल बॉय और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने में मदद करे। अब यहाँ पर ओरेकल नाम का उनका ही एक मेंबर क्राउस को सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है। उनके पास तो लास्ट टाइम टूथ फेरीज जब हमला कर रही थी तो एक टूथ फेरी की डेड बॉडी भी होती है। क्राउस यहाँ पर अपने कुछ पावर्स की मदद से उस टूथ फेरी को जिंदा कर देता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम कहां से आई हो। टूथ फेरी कुछ प्राचीन भाषा में बातें करने लगी थी, जिसे कि उनमें से कोई भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वहां पर क्राउस होता है जो उसकी हर एक लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दे रहा था रीजनल लैंग्वेज में, जिससे सभी लोग समझ पा रहे थे। टूथ फेरी ने बताया कि हम सब मैजिकल वर्ल्ड से आए हैं जो इंसानी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। वहां पर मैजिकल क्रिएचर्स रहते हैं और निवाडा नाम का वो खतरनाक आदमी भी वहीं से आया था, जिसके पास अब क्राउन का एक टुकड़ा है जो उसने इंसानों से छीन लिया। यहाँ हेल बॉय और उसकी टीम को पता चल गया था कि जरूर निवाडा कुछ बड़ा और खतरनाक करने की कोशिश कर रहा है, जो शायद इंसानों को मुसीबत में डाल सकता है। इसीलिए हेल बॉय और उसकी पूरी टीम निकल पड़ी थी उस मैजिकल वर्ल्ड के अंदर, जिन्हें की वो टूथ फेरी अच्छे से गाइड कर रही होती है। थोड़े समय के अंदर अंदर वो उस दुनिया में पहुंच भी गए थे। हेल बॉय यहाँ पर अलग अलग मैजिकल क्रिएचर्स को देखकर एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि इंसानों की दुनिया में वो सबसे अलग दिखा करता था, लेकिन यहाँ तो सभी लोग अलग हैं, यानी वो बदसूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ चारों तरफ घूमते समय ओरेकल नाम के उनके ही एक मेंबर की नजर स्टेसी के ऊपर चली गई। वो स्टेसी को देखकर पता नहीं उसका पीछा करने लगता है। अब थोड़ी देर बाद ओरेकल और स्टेसी एक दूसरे के सामने थे। फिर बाद में रिवील हुआ कि दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक जैसी शक्तियां हैं। दरअसल ओरेकल और स्टेसी किसी का भी मन पढ़ सकते थे और ये पता कर सकते थे कि वो फिलहाल के लिए क्या सोच रहा है और उसका फ्यूचर प्लान क्या है। ओरेकल और स्टेसी ने जब एक दूसरे को छूकर अपने मन की बात पता की तो दोनों ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना चाहते थे। उनके मन में जरा भी कालापन या फिर डिस्ट्रक्शन की भावना नहीं होती, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं और ओरेकल अपनी टीम के पास आने लगा। यहाँ पर निवाडा एकदम से पागल हो रहा था, क्योंकि उसे अपनी बहन को ढूंढकर उस तीसरे क्राउन के टुकड़े को ढूंढना था। यहाँ पर निवाडा अपने फादर को बहुत घायल करके उसकी गद्दी हथिया लेता है, यानी निवाडा के फादर के पूरे सैनिक अब निवाडा के लिए ही काम करेंगे। निवाडा ने तो अपनी बहन से वो मुकुट का टुकड़ा लेने के लिए एक खतरनाक क्रिएचर को भेज दिया, जो जाकर जल्द से जल्द हमला करने लगता है। वहाँ पर तो हेल बॉय की टीम भी मौजूद थी, जो इस पूरे नजारे को देख पा रही होती है। वो क्रिएचर जैसे ही प्रिंसेस स्टेसी को मारने जा रहा था, तभी हेल बॉय वहाँ पर आकर स्टेसी को बचा लेता है और उस क्रिएचर को बहुत बुरी तरीके से मारता है। स्टेसी ने तो ये पहले ही पता कर लिया था कि हेल बॉय अच्छाई की तरफ से लड़ता है, इसीलिए उसने सारी बातें बताई जो कि एक्चुअल में चल रही थी। स्टेसी ने ये रिवील किया कि मेरा भाई निवाडा पागल हो चुका है और उसके पास अभी गोल्डन क्राउन के 2 टुकड़े हैं। मेरे पास तीसरा टुकड़ा है जो कि वो हासिल करके गोल्डन आर्मी को जिंदा करना चाहता है, और अगर एक बार गोल्डन आर्मी जिंदा हो गई तो पूरे इंसानी प्रजाति को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। और तो और स्टेसी के पास गोल्डन आर्मी तक पहुंचने का नक्शा भी मौजूद था, जिसके बिना वो निवाडा वहां तक नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए अब स्टेसी हेल बॉय की टीम में मिलकर काम करने के लिए बोलती है। हेल बॉय इसके लिए मान गया था और स्टेसी के साथ अपने हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगा। स्टेसी को लग रहा होता है कि वो सेफ रहेगी, पर तभी अचानक उनके सामने निवाडा आ जाता है, जिसने कि उन सभी लोगों को मजा चखाने के लिए एक बॉटल उनकी तरफ फेंक दिया था। दरअसल वो एक मैजिकल बॉटल थी, जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर बाहर निकल के तबाही मचाने लगा। चौंकाने वाली बात होती है कि हेल बॉय और उसकी पूरी टीम इंसानी दुनिया में ट्रांसफर हो गई थी। अब वो ग्रीन कलर का एलियन क्रिएचर इतना बड़ा होता है कि वो चारों तरफ तबाही मचाते जा रहा था। इसीलिए अब हेल बॉय वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें प्रोटेक्ट करता है और क्रिएचर को मारने की पूरी कोशिश करता है। हेल बॉय ने तो अपनी जान पर खेलकर एक बच्चे को भी बचाया, क्योंकि उसे छोटे बच्चों से बहुत प्यार था, और आखिर में अपनी एडवांस गन की मदद से उस क्रिएचर को भी शूट करके खत्म कर दिया। लेकिन बात अब ये हो जाती है कि वहां पर जितने भी मीडिया ऑफिशियल्स आए थे उन्होंने ये खतरनाक मंजर देखा होता है, और अब उन्हें यही लग रहा था कि ये पूरी तबाही हेल बॉय की वजह से हुई है। इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं और हिरासत में आने के लिए कहते हैं।
पर लिज उन सभी के सामने आकर कहती है कि हेल बॉय ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने तो लोगों की जान बचाई है। लिज तो अपने फायर वाले फॉर्म में आने ही वाली थी, लेकिन हेल बॉय उसे शांत करता है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से कहीं दूर चले गए थे। वो सभी तो अपने हेडक्वार्टर में होते हैं, जहाँ स्टेसी भी उनके साथ सेफ थी। वो तो अब उनकी टीम में मिलकर आगे बढ़ती रहती है और कहती है कि निवाडा के पहुंचने से पहले हमें गोल्डन आर्मी के पास पहुंचना होगा। प्रिंसेस स्टेसी के पास अभी भी उस गोल्डन क्राउन का टुकड़ा मौजूद था और उसे पता था कि निवाडा इस क्राउन के टुकड़े को लेने के लिए जरूर आएगा। इसीलिए स्टेसी ने सोचा कि वो इसे कहीं अच्छी जगह पर छुपा दे, पर यहाँ कोई मिस्टीरियस जगह पर छुपाए बिना उसने लाइब्रेरी के अंदर एक बुक निकाली और उसी के अंदर रख दिया। थोड़े समय के अंदर हमें पता चला कि निवाडा खुद उस जगह पर आ चुका है अपनी बहन को ढूंढते हुए, क्योंकि वो अपनी बहन स्टेसी से टुकड़ा और नक्शा भी लेना चाहता था, जिससे कि वो गोल्डन आर्मी तक पहुंच सके। पर अफसोस यहाँ अपनी बहन को पकड़ने के बावजूद भी उसे वो टुकड़ा नहीं मिलता। निवाडा बिना डरे उनके हेडक्वार्टर में पहुंच तो चुका होता है, पर हेल बॉय बड़े स्टाइल से उसे अपने साथियों के साथ घेर लेता है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन निवाडा एक गॉड था, वो इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगा। उसने तो अब हेल बॉय को लड़ाई के लिए चुनौती दे दी और अब दोनों में घमासान फाइट चालू हो जाती है। पर अब निवाडा ने अपने एक बहुत ही खतरनाक वेपन को बाहर निकाल दिया था। वो इतना नुकीला होता है कि निवाडा ने उसकी मदद से हेल बॉय के ऊपर हमला कर दिया और उसका एक हिस्सा हेल बॉय के बॉडी में ही रह गया। हेल बॉय सच में काफी घायल हो चुका होता है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। निवाडा ने अपनी बहन को पकड़ा और उसे वहां से लेकर चला गया। हेल बॉय की हालत एकदम क्रिटिकल थी। उसके बॉडी में लगी हुई निवाडा के उस हथियार को वो निकाल ही नहीं पा रहे होते, क्योंकि अगर उस हथियार को निकाला गया तो सारा खून बाहर निकलेगा और हेल बॉय को तब बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी वो सभी मिलकर किसी भी तरीके से हेल बॉय का ट्रीटमेंट चालू करा देते हैं। खास करके लिज को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी अपने बॉयफ्रेंड को इस कंडीशन में देखकर। अब उस पूरे हेडक्वार्टर के अंदर इन्वेस्टिगेशन होने लगी, जहां पर ओरेकल उसी लाइब्रेरी वाली सेक्शन में मौजूद था। वो जब एक बुक को ओपन करता है तो उसके अंदर गोल्डन क्राउन का वही तीसरा टुकड़ा मौजूद था। ये वही टुकड़ा होता है जिसे कि स्टेसी ने उस बुक के अंदर छुपाया होता है। ओरेकल को जब ये टुकड़ा मिला तो वो अपनी पूरी टीम को जाकर ये बात बताता है। यहाँ हेल बॉय की कंडीशन ठीक होने लगी थी, इसीलिए अब उनकी पूरी टीम ने ये डिसाइड किया कि वो निवाडा से पहले उस गोल्डन आर्मी को ढूंढेंगे, क्योंकि उनके पास तो स्टेसी द्वारा दिया गया वो नक्शा भी मौजूद है। हेल बॉय, लिज, ओरेकल और इसकी पूरी टीम नक्शे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगी होती है। उन्हें किसी भी हालत में गोल्डन आर्मी का पता लगाना था। वो सभी तो बहुत ही लंबी दूरी तय करते हुए चट्टाने वाले इलाकों तक पहुंच गए थे। हालांकि हेल बॉय अभी तक ठीक नहीं हुआ होता, पर फिर भी वो अपनी टीम का साथ देने के लिए वहां आ जाता है। ट्रेवल करते हुए उनकी टीम चट्टाने वाले इलाकों में पहुंचकर एक गॉब्लिन से मिलती है। लिज तो उस गॉब्लिन से पूछने लगी कि आखिर हमें गोल्डन आर्मी तक पहुंचने का रास्ता बताओ। वो गॉब्लिन कहता है कि मैं बता तो दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कोई कीमती चीज चाहिए। वो सभी पूछने लगी कि आखिर वो क्या है। फिर गॉब्लिन कहता है कि मुझे हेल बॉय की बॉडी में मौजूद वो चमकती हुई चीज चाहिए। हेल बॉय और बाकी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि उस टुकड़े को बाहर कैसे निकाला जाए, और बाहर निकाल भी लिया गया तो हेल बॉय को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन गॉब्लिन के पास इसका भी तरीका था। वो उन सभी को आगे की तरफ लेकर जाता है जहाँ बड़े बड़े चट्टान रियलिटी में एग्जिस्ट करते थे और वो हिलकर एक बड़ी सी गुफा बना लेते हैं। उस गुफा के अंदर हेल बॉय अपनी पूरी टीम को लेकर चला गया था। वो तो किसी हेल जैसी जगह लग रही थी जहाँ काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। गॉब्लिन ने बताया कि ये एंजल ऑफ डेथ की जगह है, जहाँ पर एंजल ऑफ डेथ एक विश पूरी करते थे वर्दी लोगों की। गॉब्लिन ने तो यहाँ एंजल ऑफ डेथ से कह दिया कि मुझे हेल बॉय की बॉडी में मौजूद वो छोटी सी चीज चाहिए, जिसे कि उन्होंने निकाल दिया होता है। हेल बॉय की हालत इतनी ज्यादा खराब होने लगी कि वो मरने लगा होता है। लिज तो एंजल ऑफ डेथ से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज हेल बॉय को ठीक कर दो, उसकी ब्लीडिंग रोक दो, नहीं तो वो मारा जाएगा। लेकिन एंजल ऑफ डेथ, जो कि फ्यूचर देख सकती थी, वो ये बताती है कि अगर मैंने हेल बॉय को जिंदा किया तो ये पूरी दुनिया का सर्वनाश कर सकता है, और साथ ही साथ ये तुम्हें बहुत ज्यादा दुख देगा आने वाले समय में। लिज नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये चीजें हेल बॉय के लिए क्यों बोली जा रही हैं, क्योंकि हेल बॉय एक अच्छा क्रिएचर है जो कि इंसानों की तरफ से लड़ता है और उनकी प्रोटेक्शन करता है। लेकिन लिज ने तो यहाँ पर आगे की ना सोचते हुए एंजल ऑफ डेथ से कहा कि हेल बॉय को चाहे कुछ भी हो जाए ठीक कर दीजिए। एंजल ऑफ डेथ अब सारी चीजें मानने के बाद लिज से कहती है कि तुम्हें हेल बॉय को जीने की एक वजह देनी होगी। बहुत ज्यादा सोचने के बाद लिज यहाँ पर हेल बॉय को एक राज बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बातें सुनने के बाद हेल बॉय धीरे धीरे रिकवर होने लगा था और एंजल ऑफ डेथ की थोड़ी एनर्जी उसके अंदर चली जाती है, जिससे कि हेल बॉय एकदम ठीक हो जाता है।
अब सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद गॉब्लिन उन्हें गोल्डन आर्मी की तरफ लेकर जा रहा था। वो एक बहुत ही बड़ी जगह होती है जहाँ काफी खतरनाक गोल्डन क्रिएचर्स मौजूद थे। इनकी तादाद तो काफी ज्यादा थी। पर चौंकाने वाली बात ये हो गई कि उस जगह पर निवाडा अपनी बहन स्टेसी के साथ आ गया था। निवाडा ने हेलबॉय को कहा कि मुझे वो तीसरा टुकड़ा दे दो, नहीं तो मैं अपनी बहन स्टेसी को ही जान से मार दूंगा। हालांकि हेलबॉय की टीम को स्टेसी से कुछ मतलब नहीं था, पर वो इस तरीके से बेगुनाहों की जान नहीं जाने दे सकते थे। इसीलिए अब ओरेकल और उसकी टीम ने ना चाहते हुए भी गोल्डन क्राउन का तीसरा टुकड़ा निवाडा को दे दिया था। निवाडा अब उन तीनों टुकड़े को एक साथ जमा करके गोल्डन आर्मी को जिंदा कर देता है, जिन्हें की वो कमांड दे रहा था कि हेलबॉय और उसकी पूरी टीम को खत्म कर दिया जाए। सारी के सारी गोल्डन आर्मी जो इतनी ज्यादा खतरनाक थी वो सभी पर हमला करने लगते हैं। हेलबॉय किसी भी तरीके से उनसे बच रहा था। लिज भी अपनी पावर की मदद से उन्हें मारने में लग गई। हेलबॉय जानता था कि निवाडा को मारना होगा, नहीं तो वो इन सभी को कंट्रोल करके हमें ही खत्म कर देगा। इसीलिए अब वो निवाडा से लगातार जाकर फाइट करने लगा। हालांकि इस बार हेलबॉय पहले से ताकतवर हो चुका होता है, क्योंकि उसके अंदर एंजल ऑफ डेथ की एनर्जीज मौजूद थी। हेलबॉय ने तो तलवार की मदद से निवाडा की बॉडी पर हमला किया, जिससे कि वो थोड़ा घायल हो जाता है, और इसी तरीके की सेम चोट उसकी बहन स्टेसी पर लगी थी। तब जाकर स्टेसी को रियलाइज होता है कि वो दोनों जुड़वा हैं, तो अगर एक भाई को चोट लगेगी तो उसकी बहन को भी उसी तरीके से दर्द होगा, जिससे कि अब जाकर स्टेसी के दिमाग में एक प्लान आया कि अगर वो मर जाएगी तो उसका भाई भी इस असर की वजह से मारा जाएगा। यहाँ हेलबॉय और उसकी टीम इतनी बड़ी गोल्डन आर्मी के सामने कमजोर पड़ती हुई दिखाई देती है, और अगर थोड़ी भी देर हुई तो वो सभी मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ स्टेसी उन लोगों को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देती है। उसने अब अपने आप की जान ले ली थी, जिससे कि वो वहीं मर गई। अब इसी असर के कारण निवाडा भी जिंदा नहीं रह पाता, और अगले ही मोमेंट में उसकी पूरी बॉडी खाक बनकर खत्म हो जाती है। लिज ने अब जल्द से जल्द वो गोल्डन क्राउन लिया और उसे अपने पावर की मदद से पिघला दिया, जिससे कि वो पूरी गोल्डन आर्मी शांत होकर वहीं पर रह जाती है। क्राउन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद अब ना ही कोई उसे यूज कर पाएगा, और ना ही फ्यूचर में गोल्डन आर्मी जिंदा होगी। यानी कि उन लोगों ने एक तरीके से इंसानों को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से बचा लिया होता है। सब कुछ ठीक होने के बाद हेलबॉय की पूरी टीम बाहर आ गई, जहां पर उनके बॉस को जब उनके मिशन के बारे में ये पता चला तो वो हेलबॉय को बोलता रहता है कि तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है, तुमने मेरे परमिशन के बिना ये सारी चीजें की। पर हेलबॉय को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उसने तो अब अपने बॉस को उनकी बैच दे दी, जिससे कि वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए अब नहीं काम करूंगा। हेलबॉय की पूरी टीम आजाद हो चुकी होती है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। वहीं हेलबॉय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकल पड़ा था अपनी लाइफ बिताने के लिए, क्योंकि वो तो अब एक फादर बनने वाला था। तभी लिज हेलबॉय को इशारा करके बताती है कि एक नहीं बल्कि तुम 2 बच्चों के फादर बनने वाले हो, यानी कि लिज को ट्विंस होने वाले थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।